हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कि होम गार्ड के लिए जो कि प्रैक्टिस सेट जो सर कराया है उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। आइए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए गाइस देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या करा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो धर्मनिरपेक्ष है ना, जो सेकुलर है ना, वो शब्द भारतीय संविधान के अनुसार किस शब्द में जोड़ा गया था। तो इसमें कितने जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये सब मतलब तीनों शब्द जोड़े गए थे। जो कि इसमें प्रस्तावना में ना बोला गया था ना कि मतलब बेरुबाड़ी केस के द्वारा कि मतलब कि प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती द्वारा संशोधन किया गया था पहली बार 42वां संविधान संशोधन 76 के तौर। तो इस शब्द तीनों जोड़े गए थे ना। कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द क्या कि सर्वप्रथम जोड़े गए थे। केवल एक बार संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तो मैं आ गया तो अब पूछेगा कि धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद क्या है कि समाजवादी, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा क्या कि 61वां संविधान संशोधन ना। तो ये क्या है, 61वां संविधान संशोधन में इसमें क्या है कि मतदाता की आयु जो है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। जो वोट डालने की है ना, वोट डालने का जो कि हमारे की उम्र है ना, वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। तो इसमें इसके बाद ये हमारा हो गया। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या करा। फिर भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब कहाँ है? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, कनाडा से ना। देखो संघीय व्यवस्था कहेगा ना, तो संघीय व्यवस्था हमारा कहाँ से लिया गया? कनाडा से। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। लेकिन संसदीय व्यवस्था कहेगा तो हमारा ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया? कनाडा से लिया गया। राज्यपाल भारत का एक राज्यपाल होगा। तो आर्टिकल 153 के तहत तो वो हमारा कहाँ से? कनाडा से। ठीक है, तो हमारा राज्यपाल का कहाँ? कनाडा से। संघीय या संघिक व्यवस्था कहेगा तो कनाडा से, लेकिन संसदीय व्यवस्था कहेगा तो ब्रिटेन से ना। फिर उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से? ब्रिटेन से। ऑस्ट्रेलिया से जानते हो, समवर्ती सूची। अब प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं वो, अब प्रस्तावना की भाषा, उसके बाद समवर्ती सूची, ये सब कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज प्रदान करता है, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर मतलब किसको कहा है? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ना, लघु संविधान कहते हैं। नहीं वो तो सॉरी गाइज, 42वां संविधान संशोधन जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि लघु संविधान संशोधन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें हमारा क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा और हृदय कहा था। किसको? अनुच्छेद नंबर 32 को ना। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये किस में हमारी, मतलब कि ये सब हमारा क्या अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में करा प्राण एवं देही की स्वतंत्रता, प्राण और देही की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, नेक्स्ट में सही देखते हैं। कह रहा है कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। तो जो सीएजी होता है ना, जो कि अटॉर्नी जनरल होता है, तो सीएजी जो कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षण होता है, जो कि कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है ना, वो किसमें आता है? भाग 5 में आता है। आर्टिकल 148 से 151 तक आता है। ठीक है, तो इसके जो कि इसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष से मतलब 65 वर्ष तक की आयु तक ना हो जाता है। मतलब इसका कार्यकाल 6 वर्ष से मतलब 65 वर्ष तक होता है। ठीक है, वो वर्तमान में सीएजी कौन है? संजय मूर्ति है। वर्तमान में सीएजी कौन है? मतलब कंट्रोल जनरल, सीएजी कौन है? नियंत्रण और महालेखा परीक्षण कौन है? संजय मूर्ति है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर देखिए क्या करा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर गई थी। देखिए 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर गई थी। कब? मतलब कि 1988 या 1989 संविधान संशोधन था। तो इसमें क्या कि
मतलब कि क्या वही आप लोग को पीछे बताया मैंने कि अगर वायु मतलब 61वां संविधान संशोधन द्वारा आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर गई थी। 52वां संविधान संशोधन का 1800 मतलब कि 1982 में 85 में हुआ था। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि दल बदल से संबंधित है। तो ये सब 52वां मतलब कि संशोधन हो गया। फिर कह रहा है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान 6 से शिक्षा का अधिकार। 6 से शिक्षा का अधिकार। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें क्या क्या था कि शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया था जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है। तो अनुच्छेद 21A में है कि अनुच्छेद 21A में तो है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 21A में। फिर 21वां मौलिक कर्तव्य कितने हैं जो कि मौलिक मूल कर्तव्य हमारा ना 6वां संविधान 2019 नहीं 6वां संविधान 2002 से हमारे जो कि 11 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए मतलब 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। ठीक है। फिर कहा कि 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा ना हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिस 11वीं अनुसूची करें 11वीं जो पंचायत बोलते हैं तो पंचायत हमारा 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। इसमें कितने 29 विषय हैं। कितने विषय हैं 29 विषय हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या क्या है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्धारित डीपीएसपी किसमें भाग 4 में है। ठीक है। भाग 2 में क्या है नागरिकता है। भाग 3 में क्या है मूल अधिकार है। भाग 5 में क्या है संघ है। अब भाग 9 में क्या है हमारी पंचायत है। भाग 9A में क्या है नगर पालिका है। भाग 9B में क्या है सहकारी समिति है। भाग 11 में क्या है केंद्र राज्य संबंधित है। भाग 15 की बात करेगा तो निर्वाचन आ जाएगा। भाग 17 में भाषा है। भाग 18 में आपातकाल है। ठीक है। तो हमें भाग याद रखना है। ठीक है। डीपीएसपी पूछा था भाग 4 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है यदि किसी राज्य के राष्ट्रपति लागू यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो उस राज्य के राज्यपाल अपनी रिपोर्ट किससे सौंपते हैं। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो जो राज्यपाल होगा ना वो रिपोर्ट किसको सौंपेगा तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो राष्ट्रपति को देगा ना। तो राष्ट्रपति शासन हमारा लगता है एक्ट 356 के तहत। ठीक है। आप किस में लगता है 356 के तहत। और 360 आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है ना। उसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति शासन हो गया 356 360 वो हो गया वित्तीय आपातकाल और 352 क्या होता है आप लोग बताइएगा। ठीक है। फिर का आर्टिकल 352 में फिर पहली बार मतलब पंजाब मतलब क्या है कि पहली बार मतलब राष्ट्रपति शासन जब पहली बार 1900 में तो पहली बार कहाँ पंजाब में। ठीक है ना। सर्वाधिक बार कहाँ लगा 11 बार लगा है मणिपुर में। यूपी में राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा है 10 बार में। पहली बार पंजाब में लगा था। ठीक है। सर्वाधिक बार लगा है मणिपुर में। और यूपी में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है 11 बार लग चुका है। ठीक है। फिर कहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषा थी और 14 थी और जोड़ी गई थी। कितने जोड़ी गई थी 8 भाषा की। तो कितना हो गया तो 22 भाषा हो गई थी। तो जो कि संशोधन में जोड़ी गई थी 8 भाषा। तो अपन जोड़ी गई जैसे 15वीं 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी ना। तो सिंधी जोड़ी गई थी। फिर नमक जोड़ी गई थी। नमक उसके बाद बोडो डोगरी मैथिली संथाली। नमक का मतलब कि नमक नेपाली मणिपुर कोकड़ी। ठीक है। उसके बाद क्या संशोधन द्वारा जोड़ी। फिर क्या धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक को ना केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे एक आज फर्स्ट प्रश्न है कि धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है ना। आर्टिकल 109 से धन विधेयक राज्य में प्रस्तुत नहीं होगा। और उसके बाद क्या है कि धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में है। तो धन विधेयक की परिभाषा की बात करेगा तो किस में है आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक किस में है आर्टिकल 110 में है। फिर क्या नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ। राज्यपाल की अगर पूछेगा तो बस तो राज्यपाल आप लोग को बताया ना कि कहाँ से लिया गया है राज्यपाल। तो राज्यपाल की हो गया। फिर राज्यपाल की अगर नियुक्ति की बात करेगा तो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से ली गई तो हमारा कनाडा से ली गई। राज्यपाल की नियुक्ति की क्रिया कहाँ से कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत होगी राष्ट्रपति द्वारा होगी। राज्यपाल की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 155 के तहत होगी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर रहता है राज्यपाल।
त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक हमारे किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है ना। तो त्रिपिटक हमारा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस में है? मतलब पाली भाषा में, जो पाली भाषा में है। त्रिपिटक कौन कौन? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस किस मुगल न होगा, किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो किस इलाहाबाद के स्तंभ लेखक ना समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद मतलब स्तंभ शिलालेख का प्रयाग परिस्थिति में हुआ था, रचना हरिशेन। उसके बाद भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। फिर कहा है कि प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है। फिर क्या? शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान क्या थे? तो अष्ट प्रधान जो थे ना, 8 मंत्रियों की परिषद थी। तो जो अष्ट प्रधान थे, आठ प्रधान थे, तो उसको बोलते हैं 8 मंत्रियों की क्या थी? वो परिषद थी। न कि वो प्रकार थे, न कि प्रांत थे, न तो 8 किले थे। ठीक है। फिर क्या कि बिल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, जिसे अक्सर 1857 के विद्रोह का अग्रदूत माना जाता है? तो 1806 में हुआ था। कौन? बिल्लोर विद्रोह 1806 में। फिर कहा कि होम रूलिंग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूलिंग आंदोलन शुरू करने वाला बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। कौन था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है। फिर कहा कि चौरी चौरा घटना के कांड के महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो जो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो उसमें क्या किया था ना कि उसमें चौरी चौरा जब कांड हुआ था ना, चौरा चौरा कांड कब हुआ था? गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहीं 4 दिया था, कहीं 5। तो 5 फरवरी में, तो 5 ज़्यादा मानता, तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। तो मतलब उसके बाद एक कांड जब हुआ था, तो इस समय ना गांधी जी ने अपना मतलब ये जो आंदोलन चल रहा था, इसको वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। ठीक है। तो वही पूछता है, बार बार एक प्रश्न आता है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चौरी चौरा घटना के समय में आते हुए किस आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। फिर कहा हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार किस कहाँ पाया जाता? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मतलब मृतकों का टीला कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो से कहा हमारा विस्नान स्नानागार पाया गया है। हड़प्पा से सिंधु सभ्यता का पहला स्थल मिला है। धौलावीरा से कहा है कि तीन तीन भाग मिले हैं, 3 भाग। कालीबंगा से काली रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिली? कालीबंगा से। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो। तुगलकनामा की रचना कौन की है? ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुगलकनामा की रचना किसने की? तो तुगलकनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। तो किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो हमें याद रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। कृष्ण रामकृष्ण मिशन क्या है? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा। फिर आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज की। कौन है? आत्मारंग पांडुरंग किससे है? प्रार्थना समाज के हैं। ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट गाइज क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडली की सबसे निचली परत कौन? तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। उसके बाद समताप मंडल होती है। उसके बाद मध्य मंडल होती है। उसके बाद बहिर्मंडल होती है। फिर बाह्य मंडल होती है। फिर बहिर्मंडल होती है। तो सभी मौसमी घटनाएं जो होती है, जैसे कि बरसना, पानी का बरसना, अथू चलना, तो ये सब इसमें मौसमी घटनाएं जो सभी होती है सीधे क्षोभ मंडल में होती है। किसमें होती है? क्षोभ मंडल में हमारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया? पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को। किसको? भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी, जो कि हमारे कंट्री से होकर अरब सागर में जाती है। तो ये कहाँ पर थी? मतलब कि ये हमारी भ्रंश घाटी से होकर, जिसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, तो रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन? नर्मदा नदी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें? सूर्य से तीसरा सबसे निकटतम ग्रह का। तो देखो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह पूछा है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह तीसरा पूछा है। कभी ये पूछ देता है कि सूर्य का पहला मतलब कि सबसे बड़ा पहला ग्रह, सबसे दूसरा बड़ा ग्रह, तो पहला कौन बताता है? बृहस्पति है, मतलब कि सब बड़ा ग्रह। फिर उसके बाद शनि है। तो इस तरह है ना,
इसी तरह है ना, निकट दूरी के हिसाब से पूछा कि तीसरा सबसे दूरी पर कौन है। तो देखो हमें याद रखना है कि पहला क्या है, बुध है, दूसरा का हमारा शुक्र है, तीसरा का हमारा पृथ्वी है, चौथा हमारा मंगल है, पांचवा हमारा मतलब कि बृहस्पति है। तो ये दूरी के हिसाब से है, ठीक है। दूरी के हिसाब, फिर शनि है, फिर अरूण है, फिर वरुण है, ठीक है। देखो और क्या है कि हमारा क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। और देखो क्षुद्र, आप पूछता है कि आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं, तो जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं ना मंगल और बृहस्पति के बीच, तो मंगल के बाद के जो इतने ग्रह होते हैं ना इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति के इधर के ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, जो कि पहले पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर तीसरे पे पृथ्वी है, फिर चौथे पे मंगल है, इसको हम आंतरिक ग्रह कहेंगे। फिर आएगा बृहस्पति, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। तो कभी कभी पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। फिर क्या होता है, शनि होता है, फिर अरूण होता है, फिर वरुण होता है। तो शनि अरूण वरुण को इसको बाघ ग्रह कहते हैं। तो इसको भी हमें क्या रखना, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, लव ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, लव ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति से होता है, ठीक है। फिर क्या कहा, नेक्स्ट क्या दिया है कि दिन और रात होने का कारण क्या है। दिन और रात होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी का, देखो पृथ्वी है ना, देखो जो पृथ्वी और सूर्य, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा तो उससे नहीं मतलब है, वो तो सूर्य का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सभी ग्रह लगाते हैं तो लगा रही है। लेकिन सूर्य का अगर अपने अक्ष पे ही चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाना, ठीक है ना, ये हमारा रात और दिन तो कहता है। पृथ्वी का अपने धुरी पर घूर्णन करना, ये रात और दिन डिसाइड करता है, ठीक है। तो हमारा डे और रात किसके वजह से होता है, जो पृथ्वी का अपने ही दूरी पर घूमना, ठीक है। फिर क्या, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो काराकोरम दर्रा हमारा देखो ये तो लद्दाख में है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ है, लद्दाख में। काराकोरम दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। आप देखो हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लेपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। नथुला दर्रा सिक्किम में है। जपला दर्रा कहाँ है, हमारा सिक्किम में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो देखो ओजोन मंडल पर सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, और फिर कौन, समताप मंडल। समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हमें पाएगा, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये किसका मतलब हानिकारक होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्षय पर उसे ओजोन परत, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्षरण होती है। फिर उसके बाद ओजोन संरक्षण दिवस, मतलब ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा किस में पाई जाती है, ओजोन परत हमारी सप्ताह मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन संरक्षण दिवस का मनाया 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है, तो देखो खरीफ मतलब रबी मतलब सूर्य की फसल तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, और उसमें मतलब अप्रैल मई में काटी जाएगी। तो ये क्या कहता है, जून जुलाई में बोई जाती है, और इधर जाके मतलब कि अक्टूबर नवंबर में काटने, मतलब कि अगस्त सितंबर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो हमारी क्या हो जाएगा, जून जुलाई में क्या, खरीफ की फसल क्या होती है, बोई जाती है। रबी की फसल बोई जाती है नवंबर अक्टूबर में, इस समय बोई जा रही है। तो ये क्या है कि जाकर अप्रैल मई में काट ली जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है, तो अमेजन नदी जो होती है हमारा दक्षिण अमेरिका में बहती है ना। सबसे बड़ी नदी है, कौन है, सबसे बड़ी नदी। अफ्रीका का है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है, नील नदी। नील नदी को क्या कहते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या करें। नेक्स्ट क्या है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, हरित क्रांति कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन ना। ये हरित क्रांति के जनक कौन है, और नॉर्मल बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है ना, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मल बोरलॉग। अब भारत में पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन। और वर्गीज कुरियन का सफेद क्रांति के जनक, जिसको हम मतलब कि फ्लड बोलते हैं ना, फ्लड बोलते, वाइट फ्लड क्या बोलते हैं, तो वो क्या, सफ़ेद क्रांति के जनक हमारे कौन है, सफ़ेद क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है, ठीक है। फिर 31 क्या करा है, अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर भारत में किस किस कर प्रणाली को लागू किया गया था। तो अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर भारत में किस प्रणाली को लागू किया गया था, तो इसमें अप्रत्यक्ष के बाद क्या है, तो इनडायरेक्ट कौन है, जीएसटी है हमारा, जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स याद करो, जैसे वैट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, संपत्ति है, निगम टैक्स है, ये सब ना क्या है कि जिस पे दिया जाता है वो मतलब जिस पे लगता है उसी से लिया जाता है। ये सब डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनडायरेक्ट की बात किया तो हमारा जीएसटी है।
क्या अप्रत्यक्ष करें। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। सर्वप्रथम लागू कहाँ हुआ था? फ्रांस में। हमारे देश से लागू करने वाला असम था, ठीक है ना, सब असम में लागू हुआ था। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष से? तो आप लोग को बार बार ये बता चुके कि मतलब ये प्रश्न जब सीट का अब हमें लग रहा है चौथा हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है, इसमें 5 बार आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा है, ठीक है। 1 अप्रैल 19 स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी ना। और ये आरबीआई के जो कि वर्तमान में अध्यक्ष 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा है, ठीक है। इसको आप लोग देखिए। फिर क्या क्या है कि जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखो जब कुल व्यय है ना, जब सरकार का कुल व्यय है और उस कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। उसका कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो जाता है उसको क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। फिर क्या है? सेवा क्षेत्र जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। सेवा क्षेत्र जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के किस भाग के रूप में जाना जाता है? तो ये किसमें आता है? सेवा क्षेत्र हमारा तृतीय सेक्टर में टर्सरी सेक्टर में आता है ना, तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। प्राथमिक में क्या होता है? कृषि होता है न। फिर द्वितीयक में क्या औद्योगिक होता है। तृतीय में क्या होता है? सेवा, मतलब कि सेवा भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि भारत में गरीबी रेखा जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी बिलो लाइन, जिसको कि मतलब कि पॉवर्टी लाइन, तो आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो गरीबी रेखा का जो आकलन ना हमारा उपयोग व्यय की वजह से किया। उपभोग व्यय कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के हिसाब से मतलब कि हमारा क्या किया जाता है? गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है ना, गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्या करा है कि मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो इन्फ्लेशन को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई द्वारा उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए ना मुद्रिक नीति होगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए कौन सा होगा? मौद्रिक नीति होगी। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का मतलब कौन है? मौद्रिक नीति होगी, ठीक है ना, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा कि जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी कहते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी कहते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो हुई थी 1972 में, लॉर्ड मेयो के समय थे। अनियमित जनगणना थी नियमित रूप से 1872 मतलब कि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी ना। तो हमारी तो उसके बाद ये तो याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं, जिसे जनसांख्यिकी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है? तो एमएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है? हमारा सीएससीपी को बोलते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग ही हमारी क्या करती है? एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है कि करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो करेंसी नोट होते हैं ना, तो देखो करेंसी जो नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जितने भी नोट होते हैं तो जैसे ऐसे नहीं कर सकते, जितने भी नोट होते हैं कुछ इस पे एक्सेप्शन भी है, जैसे कि अपवाद भी है। तो करेंसी नोटों पे अक्सर किसका? आरबीआई का हस्ताक्षर है। लेकिन जो कि एक एक की नोट होती ना, 1 रुपये की नोट है ना, उस पर वित्त सचिव का क्या होता है? हमारा सिग्नेचर होता है। तो 1 रुपये के नोट पे हमारा किसका सिग्नेचर होता है? वित्त सचिव का होता है। और जितने भी करेंसी है ना नोटों की, उस पर आरबीआई का सिग्नेचर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करा है? कोशिका का शक्ति हाउस पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। फिर न्यूटन के किस जड़त्व को न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट नियम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम ना। उसके बाद तीसरा नियम क्या? पहला नियम ये है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था तो वो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। तो ये जड़त्व का नियम, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तीसरा नियम का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम करते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? हमारा एफ बराबर एम में होता है, ठीक है ना। उसका फिर होता है कि पारे मरकरी का रासायनिक क्या होता है? पारे का पूछा आसान, देखो पारे की एच जी होता है, चांदी का ए यू होता है, सोना के और चांदी का ए जी होता है। चांदी क्या होता है? ए जी होता है। और उसके बाद सोना के क्या होता है ना? ए यू होता है। और शीशे के क्या होता है? पी बी होता है, जिसको लेड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या? इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? हमारा जो कि
अग्नाशय ना, जो पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज के द्वारा हमारा क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है। तो इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो हमारा जो कि पैनक्रियाज है ना, उसके द्वारा हमारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, लाल में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, लाल में होती है ना। फिर क्या है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग, देखो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए ना एक ट्रिक आप लोग जान जाइए, ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए इसी बता देते हैं ना। देखिए दूरदर्शी दूर को निकट करने के, देखा इसका बताइए, दूना, ठीक है ना, दूना। तो दू से डी से क्या हो जाएगा हमारा दूर दृष्टि देश, यू से क्या हो जाएगा अवतल हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। न से क्या हो जाएगा निकट हो जाएगा, अ से क्या हो जाएगा अवतल हो जाएगा ना, अवतल। आई क्या हो जाएगा निकट। तो निकट के लिए अवतल, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और दूर के लिए हम क्या करते हैं, दूर के लिए क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, उत्तल दर्पण का। तो हमारा दूर दृष्टि के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग होते हैं, निकट दृष्टि के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग होते हैं। तो ये हमारा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि होमगार्ड में से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये बोला है कि दूरदृष्टि के लिए मतलब किसका, तो देखो दूर से क्या हो जाए दूना, दूना मतलब यू से क्या उत्तल, उत्तल लेंस करते हैं। निकट दृष्टि के लिए अवतल हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ, देखो ठोस पदार्थ मतलब कि जो ठोस जो सॉलिड है ना, वो डायरेक्ट क्या कि गैस में जा रहा है, तो हमारा क्या होती है ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे कपूर, कपूर देखेंगे ना, कपूर क्या करता है, ठोस रहता है लेकिन डायरेक्ट गैस में चल जाता है, तो वो हमारा सब्लिमेशन होता है। क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। तो हमारा क्या होता है ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, विश्व का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो विश्व का सबसे अच्छा चालक ना, देखो चांदी है, लेकिन चांदी सबसे अच्छा चालक है। विश्व विद्युत है, विश्व का पूछ रहे हैं जो, सॉरी गाइस, कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो विद्युत जो है ना, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो इसे हमारा क्या है चांदी है। लेकिन हमारी चांदी इतनी महंगी है ना, तो चांदी का मतलब क्या है, इसे तो गुड यहाँ के इसका आंसर तो होगा बेस्ट कंडक्टर हमारी चांदी होगा, लेकिन हम लोग तांबा की यूज करते हैं क्योंकि चांदी महंगी है। तो लेकिन पूछा गुड कंडक्टर कौन है, तो हमारा गुड कंडक्टर हमारा चांदी होगा। ठीक है, नेक्स्ट का, मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होती है, तो इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, विटामिन के होती है। विटामिन सी से स्कर्बिक होती है। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। आप विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, फिर क्या करा है कि पेट्रोल के साथ मिश्रित करके ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो पेट्रोल के साथ ना हम ना कहते हैं इथेनॉल ना, लोग कहते हैं कि इथेनॉल मिलाला, तो इथेनॉल मिलाइबा जैसे कि कोई पेन मतलब एथिल आता है, एक इथेनॉल आता है जो कि कोई पेंट वेंट लगा उसको छोड़ाने उड़ाने के लिए, तो ये पेट्रोल के साथ मिश्रित करके ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला जो होता है इथेनॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अनुच्छेद नंबर क्या है 21 में है। मतलब क्या है कि संविधान के व्यक्ति जीवन जीवन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात किया है ना, कि जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद 22 में क्या है कि गिरफ्तारी करने पे मतलब कि जो कि मतलब कि आप मतलब हमें पता होना चाहिए कि आप गिरफ्तार कर रहे हैं हमें, तो हमारी वजन क्या, हमारा कारण क्या, हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, गिरफ्तारी में दोष सिद्धि की बात की गई है। फिर क्या कहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को अक्सर मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग जो 3 है ना, भाग 3 जो मौलिक अधिकार है इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा किया जाता है। ठीक है ना। और कुल मूल में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन क्या किया दिया कि कम करके मतलब वर्तमान में कितने 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, 6 मौलिक जो कि अधिकार है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो परमानेंट थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, अस्थाई डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। तो संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या किया, संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपातकाल देखो कहाँ से लिया, आपातकाल जर्मनी से लिया गया ना, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया, प्रस्तावना के में न्याय, प्रस्तावना
मतलब प्रस्तावना में न्याय कहाँ से लिया गया हमारा, मतलब रूस से लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, लेकिन हमारा कि जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। वर्तमान में 245 है, तो हमें राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। वर्तमान में कितना, 245 है। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना। राज्यसभा की बात आर्टिकल नंबर 80 में है, जिसको सरला बोलते हैं। सरला संसद 79, लोकसभा सरला, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। फिर क्या कहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में किया गया। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बात किया। देखो स से शक्ति, स से 7, आप लोग को बार बार बता चुके हैं कि गाइस स से शक्ति, स से 7। तो 7वीं अनुसूची में हमारा क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप लोग को ये भी बता दें, संघ सूची स से संघ, स से 100, स से संघ, स से 100। तो संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 है, और तो उनकी समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो हमें विषय भी याद रखना है कि संघ सूची में 100 है, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52 है। फिर छठी अनुसूची में क्या क्या, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो कि SC/ST क्षेत्र से आते हैं, इसको छठी अनुसूची द्वारा। फिर 9वीं अनुसूची में क्या, भूमि सुधार है। 10वीं में क्या, दल बदल है, वनवाद संविधान 1985 में हुआ था, 1850 से 1985 देख लीजिएगा आप लोग, तो वनवाद संविधान संशोधन, दल बदल। ठीक है। फिर कहा है कि भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में संवैधानिक प्रमुख जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है, एक ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ना राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया गया है। तो एक ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो ये तो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा। अनुच्छेद 32 में नहीं बोले हैं कि अगर आप किसी को क्यों हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारी गलती क्या है हमें बताया जाए। तो ये उसके बाद उसमें क्या है कि गिरफ्तार करके ना 24 घंटे अंदर के दौरान न्यायालय में हमें पेश करना है। और जिसमें यात्रा का जो समय रहेगा उसको नहीं जोड़ेंगे आप। अब जैसे यात्रा में जाते समय हाई कोर्ट मतलब न्यायालय में जाते समय 2 घंटा लग गया, तो उसको हम नहीं जोड़ेंगे। उसको हटाते हुए गिरफ्तारी करते समय हमें 24 घंटे के अंदर मतलब हमें न्यायालय में पेश करने का किसके अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, जो कि आर्टिकल 76 में आते हैं ना। इस समय वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमणी। कौन है, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट कौन है, रमणी है ना। तो हमारे जो कि कौन करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। और इसके नियुक्ति कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त के लिया है तो चंद्रगुप्त ही दिया। तो चंद्रगुप्त के दरबार में हमारा मेगास्थनीज आएगा। वेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में, मेगास्थनी आया था तो क्या, इंडिका लिखा था। ठीक है ना। इंडिका में वर्णन किया गया उसका मौर्य साम्राज्य के बारे में। महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। सारनाथ में उसने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण है। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में दिए हैं ना। और उसके बाद तो ये सब उनके बारे में आप लोग को पहले भी बता चुके। ठीक है ना। फिर देखिए क्या कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी को, जिसका बाबर ने जीत गया था। ठीक है। तो खानवा का युद्ध भी किसमें, तो क्या हुआ कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसमें लड़ा था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच था 1500
1526 में। फिर बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था, तब भी बाबर जीत गया था। फिर उसके बाद क्या है कि बाबर और हुमायूं में के बीच ना पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पहला किस में हुआ था? पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, फिर दूसरा हुआ बाबर और हिमू के बीच पानीपत का 1556 में हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है। फिर का दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया है? तो दीन ए इलाही क्या है ना, अकबर द्वारा चलाया गया क्या एक धर्म है। दीन ए इलाही क्या है? अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म है। फिर क्या है कि आत्मीय सभा कि जो भारत में जो बाद में ब्रह्म समाज बनी के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय समाज के स्थापना राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय समाज की स्थापना जो बाद में जाके ब्रह्म समाज बनी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए हैं। तो पहले आत्मीय समाज से मतलब 1815 तक आत्मीय सभा थी, बाद में जाके ब्रह्म समाज बनी तो राजा राम मोहन राय ने। और उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। इनको अकबर द्वितीय भी कहते हैं, राजा राम मोहन राय को। फिर क्या करा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो इसको आप लोग बार बार बता चुके हैं कि 1905 में ना लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। दो शब्द में बांटा, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में बांट दिया था। ठीक है ना। फिर कहा कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। महात्मा गांधी और गांधी इरविन समझौता 1931 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। पूना पेक्टो तो हुआ था ना। तो इरविन समझौता हुआ था 1931 में, आप लोग याद रखिएगा और एक बार मतलब कि देख लीजिएगा। ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को काले रंग की चूड़िया को कालीबंगन? काले रंग की चूड़िया कौन है? कालीबंगन है। ठीक है। फिर क्या गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। जीरो की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने की थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन डकैती। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उसके पानी की अधिकता के कारण। तो देखो दो तिहाई सतह पानी से ढकी होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? 2/3 सतह पानी से ढकने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। फिर कहा माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो माउंट एवरेस्ट हमारा ना हिमालय का है। माउंट एवरेस्ट जो है कि हिमालय का है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। ठीक है ना। फिर कहा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी बनाया गया, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में है, जो कि नर्मदा नदी किनारे बनाया गया। ठीक है। फिर देखो जेठ धाराएं वायुमंडल की किस परत में बहती है? तो जैसे जेठ धाराएं जो है ना, तो इसमें किस में बहती है? क्षोभ मंडल में। जैसे कि मौसमी घटनाएं आप लोग को बताए थे ना कि क्षोभ मंडल में होती है, फिर सप्ताह मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर उसका कि वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल होता है। तो आप लोग को जेठ धाराएं जो कि मौसमी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती है। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर और निचली समतल मंडल पे क्या होती है? जेठ धाराएं क्या होती है कि सब पाई जाती है। ठीक है। फिर कहते हैं भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य भारत में कौन है? ओडिशा है। तो भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का मतलब सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ओडिशा है। कौन है? ओडिशा है। फिर कहा है विश्व क्या कहा है कि विश्व का काफी पोर्ट के रूप में बंदरगाह कौन सा है? तो काफी पोर्ट के रूप में ना संतोष बंदरगाह जो कि विश्व का काफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। कहाँ है? ब्राजील में है। कावा बागान जो कि कावा बागान है ना, वो फोजेंडा के मतलब फोजेंडा से जाना जाता है। ठीक है। फिर कहा है पवन ऊर्जा जिसको विंड एनर्जी, जो पवन ऊर्जा है ना कि उत्पादन के रूप में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पवन ऊर्जा में कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन है? गुजरात है। गुजरात जो कि सूरत में पड़ता है। ठीक है। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड और देशांतर के रेखाओं कहाँ मिलती है? तो वो एक दूसरे के क्या है कि मतलब कि एक दूसरे के लंबवत मिलती है। जैसे ऐसे अक्षांश के जैसे देशांतर आ रही है तो एक दूसरे क्या होती है? लंबवत मिलती है। तो ये रेखाएं एक दूसरे को लंबवत परपेंडिकुलर काटती हैं। एक दूसरे को कहाँ काटती है? परपेंडिकुलर काटती है। फिर क्या कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? तो कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? स्ट्राम्बोली। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन कहलाता है? स्ट्राम्बोली कहलाता है। कौन? स्ट्राम्बोली कहलाता है। फिर देखो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण देखो आप लोग को पहले भी बता चुके थे। सूर्य
अब पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा तो अमावस्या के दिन वो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन अगर देखो सूर्य और चंद्रमा में पृथ्वी आ जाएगी, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो पूर्णिमा होगा, तो पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण होगा। तो अगर पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है ना। सूर्य तो अपने जगह ही रहेगा, सूर्य अपने जगह रहेगा, लेकिन अपना मून और जो अर्थ है ना, ये अपना स्थान बदलेंगे। तो अगर मून बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण हो गया, अगर अर्थ बीच बीच में आया तो चंद्र ग्रहण हो गया। तो लिखा है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। भारत में आयकर किस प्रकार का टैक्स है, तो देखो आयकर ना हमारा क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स है। क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा। मतलब जीएसटी, और मतलब क्या हमारा जीएसटी क्या अप्रत्यक्ष कर है। तो डायरेक्ट टैक्स हमारा क्या, आयकर। जो भारत में आयकर है ना, इनकम टैक्स है ना, वो हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रतिशत। फिर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेख वर्ष क्या होता है, तो ये भारतीय रिजर्व का लेख वर्ष पहले क्या था, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक था। लेकिन अब क्या हो गया ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो गया। कहाँ तक हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा को कहा जाता था, अधिनियम कब आया था, देखो नरेगा आया था 1905 में, बाद में इसको मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि किसी मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था को सदृश मतलब निर्यात का क्या अर्थ है, तो सदृश निर्यात का अर्थ क्या है ना, सेवाओं का निर्यात। सदृश मतलब जिसको इनविजिबल एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेवाओं का निर्यात। देखो सेवाओं जो से करता है, सेवाओं क्या था, जो कोई सेवा करेगा, कोई सेवा कर रहा है, तो कोई मतलब सेवा कोई देख रहा है। सेवाएं किस में आती है, इंडिविजुअल में आती है। अब भौतिक वस्तुओं का निर्यात करके देख रहा, तस्करी की कोई वस्तुओं का निर्यात करके देख रहा, पूंजियों का वस्तु का, तो ये सब क्या होता है, तो इनविजिबल के अदृश्य निर्यात की बात करें तो सेवाओं का निर्यात होता है, ठीक है। फिर क्या है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की थी, देखो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। कब, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब बाद में योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की थी, 15 मार्च 1950 में की गई थी। इसके स्थान पर बाद में नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 की गई, ठीक है। फिर इस स्टैग से स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या, देखो स्टैगफ्लेशन क्या होता है ना, जिसमें मतलब उच्च मुद्रास्फीति हो, मतलब कि उच्च मुद्रास्फीति हो और उच्च बेरोजगारी हो। तो आप लोग को पहले ही बता दें कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जिसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन के दोनों उच्च हो, क्या हो, दोनों उच्च हो। तो जब 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 क्या होगी, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी होगी, तो हमारा क्या होगा, स्टैगफ्लेशन होगा, ठीक है ना। फिर कहा है कि बुल बुल एंड बियर का प्रयोग कहाँ होता है, तो बुल एंड बियर का प्रयोग कहाँ होता है, शेयर मार्केट, जिसको स्टॉक मार्केट है ना, तो बुल एंड बियर का प्रयोग किस में होता है, शेयर मार्केट में होता है, ठीक है। फिर क्या है कि वह दर जिस पर आरबीआई सरकार को बेचता है क्या कहलाता है, तो देखो आरबीआई, जब जब आरबीआई जो वह दर जिस पर आरबीआई सरकार को प्रतिभूतियों को बेचता है तो क्या कहलाता है, वह दर जिस पर आरबीआई सरकार प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है तो वो क्या कहलाता है, ओएमपी कहलाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है ना, खुला बाजार पर परिसंचालन कहलाता है, ठीक है ना, परिचालन। फिर का किसी देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे अच्छा संकेतक क्या होता है, किसी देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे अच्छा संकेतक क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय नाप लो, उसके बाद पता चल जाएगा, ठीक है। पर कैपिटल कैपिटा इनकम, तो प्रति व्यक्ति आय। तो किसी देश के आर्थिक विकास को मापने वाला सबसे अच्छा संकेतक कौन है, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। सफ़ेद क्रांति के मतलब कि जगह मतलब कौन है, वर्गीज कुरियन आप लोग को बताए थे। तो सफ़ेद क्रांति जिसको व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं, संबंध किसे, दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। मत्स्य पालन, नीली क्रांति संबंध है मत्स्य पालन। रजत क्रांति कौन, अंडा से संबंधित है। अब भूमि क्रांति को उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, हमारी उर्वरक से संबंधित है ना। फिर हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कौन है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो सापेक्षता थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले आइंस्टीन थे, कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे। फिर क्या है, डेंगू ज्वार किस मच्छर के काटने से पैदा फैलता है, तो डेंगू ज्वार हमारा एंडीज मच्छर है ना, एंडीज
इजिप्टी मतलब कि इजिप्टी एंडीज इजिप्टी के काटने से हमारा क्या होता है ना है कि डेंगू मच्छर होता है, इसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं। डेंगू ज्वार जो होता है हमारा एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, इसी को कहते हैं टाइगर मच्छर भी कहते हैं। एनीफिलीज को काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो देखो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, जैसे कि आर जी, एक एक बैच है, जानते हैं ना आप लोग, आदित्य रंजन सर जी जिस पे क्लास लेते हैं उसको बोलते हैं आर जी विक्रमजीत। आर जी विक्रमजीत बैच है ना, तो आर जी विक्रमजीत, तो आर जी विक्रमजीत से याद करो कि जो प्राथमिक प्राथमिक रंग की बात करेगा ना, तो आर से क्या हो गया रेड, जी से क्या हो जाएगा ग्रीन, और बी से क्या हो जाएगा ब्लू। तो आर जी विक्रम, आर जी विक्रम, तो आर जी विक्रमजीत है सर ना, तो उन्हीं के नाम से वो है, मतलब ऐप है आर जी विक्रमजीत करके। तो आर से क्या हो जाएगा रेड, जी से क्या हो जाएगा ग्रीन, और ब से क्या हो जाएगा ब्लू। तो हमारा क्या हो जाएगा आर बी जी। तो लाल हरा नीला को क्या कहते हैं, प्राथमिक कलर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा, सोडियम, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। फिर क्या, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल ने क्या कहते हैं नाम दिए थे, जो कि उनका प्रयोग बाद में पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था, और इसका नाम दिया था रेडियो धार्मिकता के नाम दिए थे कौन, मैडम क्यूरी रेडियो थी, लेकिन इसकी खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल ने। तो हेनरी बेकुरल ने क्या की थी, इनकी खोज की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पानी की अर्थ मतलब कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमारे जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर मनुष्य के गुणसूत्रों की खोज की कितनी होती है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े के होते हैं। फिर किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने समान होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पे। गाइस ये भी बहुत मतलब बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसे बार बार प्रश्न बनता है कि किस पैमाने पे हमारा जो फ़ारेनहाइट होता है जो सेल्सियस होता है दोनों क्या होता है हमारा कि समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस नहीं बोलेंगे ना, -40 डिग्री पे हमारा क्या होता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होते हैं कि समान होते हैं। फिर क्या, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होना, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बार 9.46 × 10⁻⁻⁻ मीटर होता है, 9.46 × 10⁻⁻⁻मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष, व प्रकाश वर्ष किसकी दूरी की इकाई है। तो ओके गाइज, थैंक यू गाइज, हमें क्या करें, हम भी 100% कंप्लीट करा चुके हैं। और ओके, थैंक यू, बाय।